हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का इनक्रेडिबल अभिषेक पे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक लेक्चर जिसके अंदर हम बात करेंगे कि कैसे हम CAPF पेपर 2 के जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं हमारे उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, मेरा नाम नवीन कौशिक है और मैंने 2 बार CAPF क्लियर किया है, 2023 में, 2024 में। उसके अलावा मैंने CDS भी क्लियर किया है और 2023 में जो मेरे मार्क्स थे पेपर 2 के अंदर वो मेरे 90 मार्क्स थे। इस साल भी मैं CAPF का इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो मैं जानता हूं कि कैसे मैंने डिफरेंट टॉपिक्स को अप्रोच किया था पेपर 2 के हिसाब से। तो आज मैं उन्हीं चीजों के बारे में बात करूंगा कि बहुत सारे जो आप स्टूडेंट्स हैं वो आप कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे हम एक टॉपिक को अप्रोच करें, कि कैसे हम ऐसे तैयार करें उस टॉपिक के ऊपर, कैसे हम रिपोर्ट तैयार करें उस टॉपिक के ऊपर और कैसे हम आर्ग्यूमेंट को तैयार करें उस टॉपिक के ऊपर। पेपर 2 आपका बहुत स्कोरिंग पेपर होता है अगर आपको सही अप्रोच पता है और थोड़ी बहुत आपको नॉलेज है। देखिए, हमें बहुत डिफरेंट चीजों को नहीं पढ़ना होता है। हम कई बार ऐसा भी कर सकते हैं कि एक टॉपिक को पढ़ के हम उसको डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, तो आज हम उसी अप्रोच के बारे में बात करेंगे, कैसे हम एक सिंपल टॉपिक को डिफरेंट हमारे जो अदर टॉपिक्स हैं या फिर डिफरेंट हमारी जो अप्रोच है उसके हिसाब से यूज कर सकते हैं। आज हम सिंगल टॉपिक को उठाएंगे जो कि हमारा COP 29 का टॉपिक है और उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कैसे हम उसको ऐसे के अंदर यूज कर सकते हैं, कैसे हम उसको रिपोर्ट के अंदर यूज कर सकते हैं, कैसे हम उसको आर्ग्यूमेंट के अंदर मोल्ड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये लेक्चर। देखिए, आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है हमारा COP 29 का टॉपिक। देखिए, मैंने जो इस टॉपिक को कवर किया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक एडिटोरियल पढ़ा था जो कि आपका द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर आया था। उसके अलावा आपके जो पेपर 2 के सोर्सेज होते हैं वो आपके सिंपल कोई भी मैगजीन हुई, आपकी पेपर 2 के स्पेसिफिक मैगजीन हुई कोई भी, या फिर कोई भी UPSC की मैगजीन हुई, आपकी विजन की हुई, या फिर कोई भी अदर मैगजीन है, आप उससे ही हर टॉपिक को प्रिपेयर करते हो। आपका मेन सोर्स वही रहता है। बाकी कुछ आपके स्टैटिक टॉपिक होते हैं, वो आप कोई भी इंटरनल सिक्योरिटी की बुक हुई, आपकी इंटरनेशनल रिलेशन की बुक हुई, उससे आप उन चीजों को कवर कर सकते हो। तो मैं उस डिटेल के अंदर नहीं जाऊंगा, वो मैंने ऑलरेडी बात कर रखी है पहले ही। इसी चैनल के ऊपर एक वीडियो है मेरी, उसमें मैंने पेपर 2 के बारे में, सोर्सेज के बारे में बात कर रखी है बहुत अच्छे से कि कैसे आपको पेपर 2 को तैयार करना है। आज मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दूंगा कि कैसे हमें एक टॉपिक को कवर करना है तीनों पर्सपेक्टिव से, ऐसे के पर्सपेक्टिव से भी, रिपोर्ट के पर्सपेक्टिव से भी और आर्ग्यूमेंट के पर्सपेक्टिव से भी। अभी रिसेंटली हमारा जो COP 29 था वो हमारा बाकू अजरबैजान में हेल्ड हुआ था। तो ये हमारा रिसेंटली बहुत हॉट टॉपिक रहा है, स्पेशली जो फंड होते हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज देती हैं डेवलपिंग कंट्रीज को, उनसे रिगार्डिंग हमारी बहुत सारी नेगोशिएशंस और बहुत सारे ऐसे इश्यू चलते रहते हैं। तो उन्हीं के रिगार्डिंग ये हमारा टॉपिक जो था वो हमारा रिसेंटली बहुत ज्यादा न्यूज में था। तो हम कैसे इस टॉपिक को कवर करेंगे, आज हम उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो COP 29 है वो आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा। पहले तो सबसे पहले आप न्यूज़पेपर में उसके बारे में पढ़ोगे, उसके बाद आप कोई भी मैगजीन होती है आपकी, उसके अंदर भी आपको बहुत डिटेल में ये टॉपिक देखने को मिल जाएगा। तो इन 2 सोर्सेज से आप इस टॉपिक के बारे में जो जो आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप डिराइव कर सकते हो। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन टॉपिक्स को बहुत डिटेल में पढ़ना है। जो एक्स्ट्रा चीजें हैं जो कि हमारे रेलिवेंट नहीं है उन चीजों को हम छोड़ सकते हैं। जो हमारे लिए रेलिवेंट है, जैसे हमारे लिए डाटा इंपॉर्टेंट है, फैक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई भी कैची फ्रेज हुई, कोई भी लाइन हुई, किसी इंपॉर्टेंट पर्सन ने कुछ बोला है, ठीक है, मान लीजिए UN का चीफ है कोई, उसने कुछ बोला है, या फिर अमेरिका के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने कुछ बोला है, इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने कुछ बोला है, तो उनका जो एग्जैक्ट कोट है ना वो भी आप अपने नोट्स के अंदर डाल सकते हो ताकि हम उसको यूज कर सकें एस्से में या फिर हमारे अदर जो हमारे रिपोर्ट वगैरह है या फिर हमारा जो आर्ग्यूमेंट है उसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, कोई भी जो हमारा टॉपिक है जो हमें लगता है कि ये हमारे पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है उसको डिटेल में पढ़ना है और उससे इंपॉर्टेंट डेटा एंड फैक्ट्स को डिराइव करके अपने शॉर्ट नोट बनाने हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा ये होता है एक टॉपिक को प्रिपेयर करने का, मतलब डिटेल में उसको पढ़ो और उसके शॉर्ट नोट बनाओ। सबसे पहला स्टेप हो गया ये हमारा। सेकेंड स्टेप होता है हमारा कि आप एक टॉपिक को सिर्फ ये मत मान के चलो कि ये टॉपिक हमारा सिर्फ और सिर्फ ऐसे में काम आएगा या फिर ये टॉपिक हमारा सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट में काम आएगा। एक टॉपिक को आप ऐसे प्रिपेयर करो कि आप उस टॉपिक पे ऐसे भी लिख सको, रिपोर्ट भी लिख सको और आर्ग्यूमेंट भी लिख सको। ठीक है, तो ये क्या करता है ना,
ये आपकी जो इमेजिनेशन की पावर है उसको बहुत एक्सपेंड कर देगा, मतलब आपकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है ना उसको बहुत हद तक आपका डाइवर्सिफाई कर देगा। मतलब आप एक टॉपिक पे इतना सोच सकते हो कि आप उसको ऐसे में कन्वर्ट कर सकते हो, उसी डेटा को आप रिपोर्ट में यूज कर सकते हो, और उसी जो फैक्ट्स एंड डेटा हैं उनको आप आर्ग्यूमेंट के अंदर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये अपने आप में एक आर्ट होती है कि मिनिमम नॉलेज में मैक्सिमम चीजों को कवर करना, ये अपने आप में एक कला होती है जो कि आपको सीखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम बात करें टॉपिक्स की, तो चाहे आप 1000 टॉपिक याद कर लो, 1000 टॉपिक्स आप कवर कर लो, लेकिन अगर आप इन सबको अलग अलग करोगे तो आपके लिए बहुत हेक्टिक हो जाएगा, बहुत हैवी हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप 100 टॉपिक अच्छे से कवर कर लो, उन्हीं से आपके लगभग सारे ऐसे बन जाते हैं, उन्हीं से रिपोर्ट बन जाती है, उन्हीं से आर्गुमेंट बन जाते हैं। 100 मैंने ज्यादा बोल दिए, अगर आप 70 के आसपास भी टॉपिक्स कवर कर लेते हो ना तीनों फॉर्मेट के अंदर, ऐसे रिपोर्ट आर्गुमेंट के अंदर, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ और चीजें कवर करने की। ठीक है, तो ये आपके मोरलेस 70-80 टॉपिक्स होते हैं जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्टैटिक मिला के, करंट मिला के, सब कुछ मिला के। ठीक है, तो इन्हीं को आप क्या है ऐसे रिपोर्ट और आर्गुमेंट के हिसाब से आप तैयार कर सकते हो। ठीक है, और थर्ड स्टेप होता है हमारा प्रैक्टिस। थर्ड स्टेप होता है हमारा प्रैक्टिस कि ठीक है, हमने डिराइव कर लिया डेटा एंड फैक्ट्स, हमने डिराइव कर लिए न्यूज़पेपर से या फिर मैगजीन से, उसके बाद हमने उन चीज़ों को प्रिपेयर भी कर लिया कि कैसे हमें ऐसे में यूज़ करना है, कैसे रिपोर्ट में यूज़ करना है, और किन किन चीज़ों को हमें आर्गुमेंट में यूज़ करना है। थर्ड स्टेप होता है प्रैक्टिस। अगर आपने ऐसे लिख के नहीं देखा है, एक पूरा ऐसे लिख के नहीं देखा है, एक पूरी रिपोर्ट लिख के नहीं देखी है, एक पूरी आर्गुमेंट लिख के नहीं देखी है अपने हाथ से, तो आप कभी भी उस चीज़ को मास्टर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो थर्ड स्टेप जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा प्रैक्टिस करना उस चीज़ को। ठीक है, तो ये था कि कैसे आपको एक टॉपिक को अप्रोच करना है, कैसे उसको प्रिपेयर करना है। चलिए अब डिटेल में बात करते हैं एग्जांपल के साथ कि कैसे हम एक टॉपिक को एसे के अंदर यूज करेंगे, रिपोर्ट के अंदर यूज करेंगे और आर्गुमेंट के अंदर यूज करेंगे। देखिए, ये जो मैंने सारा डेटा एंड फैक्ट जो डिराइव किए हैं, सारे मैंने एक एडिटोरियल से डिराइव किए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था अभी, द हिंदू में आपका एक एडिटोरियल आया था, उससे मैंने इन सारी चीजों को डिराइव किया है। उसके अलावा मैंने कुछ नहीं देखा था इसके बारे में। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, मैंने पूरे एडिटोरियल को पढ़ा, जो इंपॉर्टेंट डेटा एंड फैक्ट्स थे उनको मैंने हाईलाइट किया, और उसके बाद मैंने उसको अपनी जो मेरी नोट्स वाली बुक है, पेपर 2 की स्पेशल जो मेरी कॉपी है, उसके अंदर मैंने उन चीज़ों को नोट कर लिया। ठीक है, लेकिन नोट करना अलग बात होती है, नोट सभी कर सकते हैं, ये काम सभी कर सकते हैं, लेकिन उसको यूज कैसे करना है, कहाँ यूज करना है, डेटा को हमें कहाँ यूज करना है, कोई जो हमारी फ्रेज है, कोई कोट है, उसको हमें कहाँ यूज करना है। देखो, ऐसे के आपको पता है सिंपल से हमारे 3 पार्ट होते हैं। ऐसे की जो अप्रोच होती है उसमें हर बार हम डिस्कस करते हैं कि इंट्रो होता है आपका, एक आपकी बॉडी होती है, और एक आपकी कंक्लूजन होती है। देखो क्यों इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर का पता होना। कंक्लूजन के अंदर कोट को यूज करना ना मेरे हिसाब से बहुत अच्छा नहीं होता है। मतलब अगर आप कोट यूज कर रहे हो तो उसको आप इंट्रो में यूज करो, कंक्लूजन में आप अगर कोट यूज कर रहे हो तो मेरे हिसाब से वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा। ठीक है, ऐसे ही मान लो कंक्लूजन के अंदर आप बहुत सारा डेटा डाल देते हो, लेकिन आपने बॉडी के अंदर डेटा नहीं डाला है, तो देखो कंक्लूजन के अंदर डेटा आपका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, बॉडी के अंदर आपका डेटा इंपॉर्टेंस रखता है। और जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऐसे का, वो होता है हमारा इंट्रो, जिसके अंदर हम कोट डेटा इससे स्टार्ट करते हैं, फिर किसी कॉन्ट्राडिक्शन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मोटा मोटा स्ट्रक्चर होता है ऐसे का। तो देखो आज मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि कैसे आपको चीजों को यूज करना, जो आपने नोट्स बनाए हैं, जो आपने डेटा एंड फैक्ट्स को डिराइव किया था, उनको आपको कैसे यूज करना। देखो इंट्रो एंड बॉडी में हम किस टाइप का डेटा यूज करेंगे। देखो अभी जो हमारा कोप 29 हुआ बाकू अजरबैजान में, उसमें क्या हुआ, डेवलप्ड कंट्रीज ने प्लेज किया है कि वो 2035 तक जो डेवलपिंग कंट्रीज के उनको एनुअली $300 बिलियन देंगे। जो अभी लास्ट हमारा जो कोप हुआ था उसके अंदर $100 बिलियन का टारगेट रखा गया था कि हम एनुअली $100 बिलियन देंगे डेवलपिंग कंट्रीज को। तो इस कोप 29 के अंदर जो हमारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने बोला है कि हम 2035 तक इस $100 बिलियन को $300 बिलियन तक पहुंचा देंगे, मतलब एनुअली $300 बिलियन देंगे। ठीक है, देखो ये तो हो गया हमारा सिंपल सा डेटा। अब क्या है, मान लो आपका कोई भी ऐसे आता है, आपका ऐसे आया कि क्लाइमेट फाइनेंस इज नीड ऑफ आर, मतलब जो वर्तमान समय है ना,
इसमें बहुत ज्यादा जरूरत है हमें हमारे क्लाइमेट फाइनेंस की, ठीक है। तो इसको आप एग्जैक्ट इसी लाइन से स्टार्ट कर सकते हो कि डेवलप्ड कंट्रीज ने अभी रिसेंटली प्लेस किया है COP 29 के अंदर कि जो हमारा टारगेट है डेवलपिंग कंट्रीज को फंड देने का, उसको हम 100 बिलियन से रेज करके 300 बिलियन डॉलर तक पहुंचा देंगे 2035 तक। अब एग्जैक्टली इसी लाइन के बाद आप क्या लिख सकते हो कि इज इट इनफ, क्या ये 300 बिलियन डॉलर इनफ होंगे? आप ऐसे में यूज करते हो ना, क्वेश्चन आंसर वाली अप्रोच कभी कभी यूज करते हैं हम, ठीक है। तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, स्टार्टिंग में आप इंट्रो में कॉन्ट्राडिक्शन भी दिखा सकते हो कि इज इट इनफ, कि 300 बिलियन इनफ है क्या डेवलपिंग कंट्रीज को टैकल करने के लिए क्लाइमेट चेंज को? तो आप बोलेंगे कि नहीं। एग्जैक्ट इसी लाइन के बाद हमारी जो इसी एडिटोरियल के अंदर एक हमारा डेटा है कि बट द 300 बिलियन रिप्रेजेंट ओनली 20% ऑफ द ओरिजिनल डिमांड, मतलब कि ये 300 बिलियन डॉलर तो सिर्फ और सिर्फ 20% है जितना कि हमें चाहिए है क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए। तो ऐसे आप एक बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी वे में ऐसे को स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपका बहुत यूनिक लगेगा और एग्जामिनर को बहुत ही कैची लगेगा, वो इसको बहुत अच्छे से इंटरेस्ट लेके पढ़ेगा इन चीजों को, ठीक है। तो ये चीजें हमारी कैसे हमें चीजों को यूज करना है, लिख सभी लेते हैं लेकिन यूज कैसे करना है वो हमें ऐसे यूज करना है हमारे डेटा एंड फैक्ट्स को, ठीक है। तो ऐसे कुछ और फैक्ट हैं जो कि मैंने उसी एडिटोरियल से ड्राइव किए थे कि जो हमारी COP 29 की नेगोशिएशंस थी उन्होंने वो मतलब इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई हैं डेवलपिंग कंट्रीज को डिस्करेज करने के लिए फॉसिल फ्यूल बेस्ड डेवलपमेंट से। तो ऐसे भी हम कॉन्ट्राडिक्शन दिखा सकते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज सिर्फ वो सिर्फ फंड मांग रही हैं लेकिन वो अपने लेवल पे फॉसिल फ्यूल्स को एमिट करने को तैयार नहीं है, ठीक है। तो ऐसे भी हम क्या इन चीजों को यूज कर सकते हैं हमारे इंट्रो के अंदर और बॉडी के अंदर भी, ठीक है। हम जैसे एस्पेक्ट वाइज बात करते हैं ना, बॉडी के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे हम बात करें कि डेवलपिंग कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन कैसा होगा हमारे क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर हम इस चीज को भी यूज कर सकते हैं कि जो हमारी COP 29 की नेगोशिएशंस थी उसमें डेवलपिंग कंट्रीज ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया कि उन्हें मतलब जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड डेवलपमेंट है उसको बंद करना चाहिए या फिर फॉसिल फ्यूल के जो यूज है उनको एलिमिनेट करना चाहिए, ठीक है। तो वो इस चीज को लेके तैयार नहीं है। तो ऐसे भी क्या है हम चीजों को यूज कर सकते हैं बॉडी और इंट्रो के अंदर, ठीक है। अब देखो उसी के अंदर से मैंने एक की टर्म निकाली थी जो था ब्लेंडेड फाइनेंस, जो कि थी ब्लेंडेड फाइनेंस। देखो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ना, यूनिक वर्ड जो आप यूज करते हो, ये आपकी लैंग्वेज को क्या करते हैं, उसको एक हैवी बना देते हैं। मतलब आपकी जो वोकेबलरी है उसको थोड़ा सा क्लासिक टच दे देते हैं कि आप जब एग्जामिनर आपके ऐसे को पढ़ेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि हाँ इस बंदे को नॉलेज है, इसने चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो ऐसे जो की टर्म्स है ना, ये कीवर्ड होते हैं जो आपके, ये आपके ऐसे को एक अच्छा लुक देते हैं, ठीक है। इससे आपका ऐसे थोड़ा सा स्टैंड आउट करता है बाकी अदर कॉपीज के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ऐसे क्या है, आपको ऐसे वर्ड को, ऐसे कीवर्ड को भी नोट डाउन करना होता है आपके शॉर्ट नोट के अंदर, ठीक है। कि ब्लेंडेड फाइनेंस का क्या मतलब है कि कंबाइंड पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, की क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी जरूरी है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी जरूरी है, ठीक है। और ये था एक आपकी अलग टर्म है डेब्ट फॉर नेचर स्वैप्स, ठीक है। जब आप इन चीजों को यूज करेंगे ना तो एग्जामिनर को अपने आप मतलब ऐसे लगेगा कि हाँ यार इस बंदे ने बहुत अच्छे से पढ़ा है चीजों को, इसको नॉलेज है इन चीजों के बारे में, ठीक है। तो ये जो वर्ड होते हैं ना आपके, ये आपके ऐसे को औरों से अलग दिखाएंगे, ठीक है। लिखने को कोई भी लिख देगा, एक ऐसे लिखने को एक ऐसे कोई भी लिख देगा, 1000 वर्ड कोई भी लिख देगा, कितने लिखवा लो। लेकिन क्या होता है जब आपको एक इन चीजों के बारे में पता होता है थोड़ा सा, जब आप ये वर्ड यूज करते हो, डेटा एंड फैक्ट यूज करते हो, तो क्या एग्जामिनर को पता लगता है कि हाँ इस बंदे ने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। जो सिविल सर्विसेज वाला एग्जाम होता है उसके अंदर हम इतने इतने मतलब हजार वर्ड्स के ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो देखो यहां तो हमें छोटा ऐसे लिखना होता है, अगर उसके अंदर हमने बेफालतू की बातें लिखी ना तो हमारे जो एग्जामिनर है उसको इंटरेस्ट नहीं रहेगा इन चीजों के अंदर, ठीक है। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम सिर्फ उन्हीं बातों के बारे में बात करें जो कि एग्जामिनर को अच्छी लगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास वर्ड लिमिट जो है वो बहुत कम होती है, ठीक है। तो हमें इधर उधर की बातें नहीं करनी है, जो कि हमारे कैची फ्रेजेस हैं, डेटा एंड फैक्ट्स हैं, उनको अच्छे से यूटिलाइज करना है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा भी नहीं करना है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है कि उसको हम ऐसा बिल्कुल एक लिटरेचर सा बना दें हमारे ऐसे को, ठीक है। तो हमें डेटा एंड फैक्ट्स को अच्छे से यूज करना होता है। अब एक ही इसके बारे में मैंने पढ़ी थी, जो हमारा एडिटोरियल था उसमें मैंने जो लास्ट में जो एडिटोरियल का कंक्लूजन था उसके अंदर ही एक लाइन लिखी हुई थी कि
इट इज द नीड फॉर द वर्ल्ड टू मूव बियॉन्ड एम्पैथी प्रोमिसेस एंड डिलीवर ट्रांसफॉर्मेटिव क्लाइमेटिक सॉल्यूशंस। तो ये मेरे को बहुत अच्छी लगी थी लाइन, कि सीधी सीधी एक बहुत अच्छी वोकेबलरी के अंदर, बहुत अच्छी लैंग्वेज के अंदर एक बात लिखी हुई है कि सिर्फ खाली प्रोमिसेस से कुछ नहीं होगा, हमें क्या है, अब हमें ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप्स लेने की जरूरत है। तो ऐसे हम जब बात करते हैं कंक्लूजन की, तो वो क्या होता है, हमारा थोड़ा सा फ्यूचर ओरिएंटेड होती है कंक्लूजन। हमें हमेशा वे फॉरवर्ड के रूप में या फिर फ्यूचर ओरिएंटेड एक वे में लिखनी होती है। तो ऐसे हम यूज कर सकते हैं इस एग्जैक्ट लाइन को, ठीक है ना। तो ऐसे क्या है, हम इस एग्जैक्ट लाइन को यूज कर लेंगे हमारे कंक्लूजन के अंदर। तो ये क्या होगा, हमारे ऐसे को और थोड़ा सा लैंग्वेज को थोड़ा सा टच दे देगी, बहुत अच्छा सा, ठीक है। तो ऐसे हम यूज करेंगे हमारे जो डेटा, फैक्ट्स और जो हमारे डिफरेंट फ्रेजेस हैं, उनको ऐसे के अंदर यूज करेंगे, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको एक टॉपिक को पढ़ना है, कैसे उसके नोट्स बनाने हैं और कैसे आप उसको ऐसे के अंदर यूज करोगे, कि कौन सी चीजें हमें ऐसे में यूज करनी है, कौन सी हमें कंक्लूजन में यूज करनी है, वो हमें स्टार्टिंग में पता होना चाहिए, ठीक है। उसी हिसाब से हम अपने नोट्स बनाएंगे कि हाँ, मैं इस चीज को इंट्रो में यूज करूंगा, इस चीज को मैं जो बॉडी है उसके अंदर यूज करूंगा, इस चीज को मैं कंक्लूजन पार्ट के अंदर यूज करूंगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं हमारे रिपोर्ट के बारे में, कैसे हम इसी टॉपिक पे एक रिपोर्ट लेंगे। देखिए रिपोर्ट क्या होती है, रिपोर्ट होती है आपकी सिंपल सी बात है, ट्रुथ। रिपोर्ट का मतलब होता है सच्चाई। मतलब देख लो, एग्जांपल लेके देखो, मान लो आप एक रोड से जा रहे थे, आपने देखा कि एक बाइक थी और एक कार थी, इन दोनों का आपस में क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है। अब आप घर आके बताते हो अपने मम्मी पापा को, अब आप अपने मम्मी पापा को बताओगे कि मैं रोड से जा रहा था, वहां पे एक बाइक आ रही थी, एक कार थी, बाइक ये थी, स्प्लेंडर थी या फिर पल्सर थी, ये इस मॉडल की कार थी, वरना थी, होंडा सिटी थी, कुछ भी था। तो ये क्या हुई, कार वाला तेज स्पीड से आ रहा था, बाइक वाला भी तेज स्पीड से था, इन्होंने क्या किया, ऐसे मुड़ी नहीं इनसे, तो इन्होंने आपस में तो टकरा गई है अपने आप, ठीक है। तो ऐसे क्या आप ऐसे घर वालों को बताते हो ना, कोई भी चीज जो आप देखते हो, तो रिपोर्ट सिंपली वही चीज होती है। जब आप न्यूज में देखते हो, न्यूज में हम वही देखते हैं ना, जब हमारा कोई एंकर आता है वो हमें सिंपल बताता है कि आज इस जगह पे ये सब हुआ, इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया और ये डिसीजन लिए गए। मतलब कोई भी कैबिनेट की बैठक हुई, उसके अंदर कौन कौन से हमारे मिनिस्टर आए और क्या क्या उन्होंने डिसीजन लिए और क्या क्या आगे जो आउटलुक है उसको बताया, ठीक है। तो ऐसे हम क्या रिपोर्ट सुनते हैं बहुत सारी, यही होती है आपकी रिपोर्ट, ठीक है। रिपोर्ट आपकी मेनली जो होती है ना, वो हमारी करंट अफेयर से आती है। मेजरली जो हमारी रिपोर्ट आती है सीपीएफ पेपर 2 के अंदर, वो हमारी करंट अफेयर वाले पार्ट से आती हैं। जैसे लास्ट ईयर हमारी इलेक्शन से रिलेटेड हमारी रिपोर्ट आई थी, ठीक है। तो ऐसे में रिपोर्ट के बारे में बताना होता है कि हमने क्या क्या देखा, क्या क्या ऑब्जर्व किया और क्या उसके अंदर हुआ। तो अगर हम बात करें COP29 की, अगर आपसे सिंपल ऐसा पूछ लिया कि राइट अ रिपोर्ट ऑन रिसेंटली हेल्ड COP29, ठीक है, तो देखो हमारी रिपोर्ट है, उसके भी हमारे 3 पार्ट होते हैं, इंट्रो, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन, ठीक है। इंट्रो में हम बात करते हैं बैकग्राउंड की, हम बात करते हैं WH वाले वर्ड्स की, कि व्हाट क्या चीज थी वो, व्हेन कब हुई, वेयर मतलब कहां हुई, व्हाई क्यों हुई, ठीक है। तो ये सब चीजें हम बात करते हैं। देखो कोप के बारे में बात करें तो व्हाट कोप क्या है, कोप कब हुई और कोप कहां हुई और क्यों हुई, ठीक है। ये हम बात करेंगे इंट्रो के अंदर। बॉडी के अंदर उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं कि उसके अंदर किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, क्या क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए, क्या क्या ऐसी बातें थी जिसपे नेगोशिएशंस फेल हुई, क्या क्या सक्सेस मिली, क्या क्या हमें फेलियर मिले। तो इन चीजों के बारे में डिस्क्राइब करते हैं हम हमारे बॉडी पार्ट के अंदर, ठीक है। और सेम कंक्लूजन के अंदर हम वही बात करते हैं कि हमारा आगे का लुक क्या होगा, कि जब फ्यूचर के बारे में क्या बात हुई। देखो इसके अंदर हमें कोई भी चीज बना के नहीं लिखनी होती है, इसके अंदर हमें कोई चीज बना के नहीं लिखनी होती है। जो चीज हमने पढ़ी है, जो चीज वहां पे हुई है एक्चुअल में, रियल में, वही हमें इसके अंदर डालना होता है, ना कि अपने आप से हम लिख सकते हैं इसके अंदर कुछ, ठीक है। हमें अपनी ओपिनियन नहीं देनी होती, हमें जो सच्चाई है सिर्फ वही बोलनी होती है, ठीक है। तो ऐसे कंक्लूजन के अंदर भी आप यही बातें बोलोगे कि वे फॉरवर्ड को लेके क्या बोला गया है और आगे वाले आने वाले टाइम में क्या उम्मीद है इस पर्टिकुलर चीज से, ठीक है। तो देखो अगर बात करें COP29 वाले की, तो उसमें हम इंट्रो में वही लिखेंगे कि 2024 की जो UNFCCC की हमारी COP29 थी, वो हमारी कहाँ हेल्ड हुई, बाकू अजरबैजान में हुई, ठीक है। ये हमने बता दिया कि क्या थी और कहां पे ये ऑर्गेनाइज हुई, ठीक है। ओके,
कब हुई? 11 से 22 नवंबर तक, ठीक है। इसमें हमने बता दिया वहन कब से कब तक ये ऑर्गेनाइज हुई। फिर उसके बाद हमने बता दिया ये क्या है, ये हमारी क्या है, ये UNFCCC की हमारी एक एनुअल मीटिंग होती है, ठीक है। ये क्या है? मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी है हमारी UNFCCC की, और इसके अंदर हमारी सारी पार्टीज आती हैं, यानी जो कंट्री जिन्होंने UNFCCC को साइन किया है वो सारी पार्टीज हमारी इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं, और ये हमारी हर साल होती है, ताकि जो हमारी जो पार्टीज हैं, जो UNFCCC की पार्टीज हैं, वो क्लाइमेट चेंज को लेकर जो हमारी प्रोग्रेस हो रही है उसको, और जो हमारे गोल्स हैं उनको रिव्यू कर सके, उनके ऊपर नेगोशिएशंस कर सके, ठीक है। तो ये हमने इंट्रो दे दिया रिपोर्ट का। इसके अंदर हमने कुछ भी अपनी साइड से नहीं लिखा है, जो हमें पता था, जो ट्रूथ है उसके बारे में, COP29 के बारे में वही लिखा है हमने, ठीक है। तो ये होती है आपकी रिपोर्टिंग। अपने आप को एक आप रिपोर्टर मान के चलो कि आप एक सच्चाई बता रहे हो, जो आपने देखा है, सुना है, जो पढ़ा है उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद जब बॉडी की बात करते हैं उसमें हम लिखते हैं वही जो हमने पढ़ा है। देखो इसमें क्या डिसीजन लिए गए थे कि डेवलप्ड कंट्रीज उन्हें प्लेस किया है वही $300 बिलियन तक देने का 2035 तक, ठीक है। और जो COP29 की नेगोशिएशन थी वो फेल हुई हैं डेवलपिंग कंट्रीज को डिस्करेज करने से फॉसिल फ्यूल बेस्ड डेवलपमेंट को, ठीक है। तो एग्जैक्ट हमने यही चीजें यूज की थी हमारे एसे के अंदर, एग्जैक्ट यही चीजें हमने यूज की हैं हमारे रिपोर्ट के अंदर। लेकिन फर्क क्या है, एसे के अंदर हमने अपनी लाइंस बनाई थी, उसके अंदर हमने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए थे, उसके साथ हमने डेटा एंड फैक्ट को यूज किया था। लेकिन इसके अंदर हमने कोई अपनी साइड से लाइन नहीं बनाई है, जो एक्चुअल में हुआ है, जो डिसीजन लिए गए हैं और जो बातें हुई हैं उन्हीं के बारे में हमने इस चीज में लिखा है, ठीक है ना। तो यही फर्क होता है आपका रिपोर्ट और एसे के अंदर, ठीक है। अब ये वही हमने ब्लेंडेड फाइनेंस का सॉल्यूशन जो था उसको प्रपोज किया है। पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट दोनों को क्या है, साथ में मिला के फाइनेंस करना चाहिए क्लाइमेट चेंज को, ठीक है। ये डेप्थ फॉर नेचर स्वैप्स के बारे में भी बात हुई है, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या हमने एसे के अंदर डिफरेंटली यूज की थी और रिपोर्ट के अंदर हमने डिफरेंट तरीके से यूज की है। यही फर्क होता है आपका एसे एंड रिपोर्ट के अंदर। क्लियर है ना ऐसा? ओके। फिर वही हमने लास्ट में बता दी कि शॉर्टकमिंग क्या रही एग्रीमेंट, जो हमारी COP29 हुई थी उसके अंदर हमारी क्या क्या वीकनेस रही, क्या क्या शॉर्टकमिंग्स रही थी, ठीक है। इसको अलग से हेडिंग बनाने की जरूरत नहीं होती, इसके अंदर आपको ऐसे मिक्स करके ऐसे फ्लो में ही लिखना होता है। स्टार्टिंग में आपने पॉजिटिव्स थे जो वो बता दिए, जो आपके डिसीजन लिए गए इंपॉर्टेंट, उसके बाद आपने एकदम फ्लो में यही चीजें आपने जो शॉर्टकमिंग थी वो बता दी कि कोई मीनिंगफुल कंसेशंस नहीं मिले हैं डेवलपिंग कंट्रीज को, मतलब जैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का कोई बात नहीं हुई है, इन्वेस्टमेंट की कोई बात नहीं हुई है ज्यादा, ठीक है। तो ऐसे क्या है, बहुत ज्यादा नेगोशिएशंस नहीं हुई हैं इस चीज को लेके, ठीक है। और इक्विटी लिविंग द ग्लोबल साउथ डिससेटिस्फाइड, मतलब ऐसे कि जो आपने पढ़ा है वही आपने लिखा है कि जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज है वो अभी भी क्या है, डिससेटिस्फाइड हैं डेवलप्ड कंट्रीज के डिसीजन से, ठीक है। वो और ज्यादा डिमांड कर रही हैं कि उनको और ज्यादा फंड मिलने चाहिए, जो $300 बिलियन है वो भी हमारा बहुत कम है, ठीक है। वो लाइन भी आप यहां पे यूज कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही फिर कंक्लूजन में आप वही है कि जो COP29 थी वो एक्सपेक्टेड नोट पे आपकी कंक्लूड नहीं हुई है, मतलब जो उसके गोल्स थे, जो डेवलपिंग कंट्रीज ने डिमांड रखी थी वो सारी पूरी नहीं हुई हैं। जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी COP29 से, वो COP29 उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाई है। तो वही कि इट हैज ऑल्सो फेल्ड टू डिस्करेज डेवलपिंग कंट्रीज फ्रॉम परस्यूइंग फॉसिल फ्यूल बेस्ड डेवलपमेंट। और हमने लास्ट में क्या है, थोड़ा सा फ्यूचर का रेफरेंस दे दिया कि हमें पता है कि जो नेक्स्ट COP है हमारी, वो हमारी ब्राजील में होगी, और जो हमारी फर्स्ट COP हुई थी वो भी हमारी ब्राजील में हुई थी 1992 में, जिसको हम अर्थ समिट से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हमने बात कर दी थोड़ी सी कि जो हमारी नेक्स्ट COP30 होगी वो हमारी ब्राजील में होगी। हो सकता है कि वो हमारी जो COP30 होगी वो थोड़ी सी और डेवलप्ड कंट्रीज को एनकरेज कर सके और ज्यादा अच्छे एक्शंस लेने के लिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये थोड़ी सी लाइन जो थी वो जो हमने पढ़ी है एग्जैक्टली उसी वे में हमने इसको थोड़ा सा मोल्ड करके हमारे कंक्लूजन के अंदर यूज कर लिया। तो ये क्या होगी, थोड़ी सी फ्यूचर ओरिएंटेड होगी हमारी कंक्लूजन, ओके। तो ऐसे हमें यूज करना होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको सेम उन्हीं चीजों को ऐसे में यूज करना है और कैसे उन्हीं सेम चीजों को आपको रिपोर्ट के अंदर यूज करना है। अब चलते हैं हमारे आर्गुमेंट के अंदर।
आर्ग्यूमेंट का हमें पता है कि हमारा एक बेसिक सा इंट्रो होता है, उसके अंदर आप एक लाइन लिख सकते हो। मान लो कोप 29 पे एक आर्ग्यूमेंट आ गई, अब या फिर आपकी क्लाइमेट फाइनेंस पे आर्ग्यूमेंट आ गई, कि आर्ग्यूमेंट का अगर एग्जांपल दूं आपको, आर्ग्यूमेंट कैसे आएगी आपकी बताओ। आपसे पूछ लेगा कि डेवलप्ड कंट्रीज आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंसिंग क्लाइमेट। मतलब जो क्लाइमेट फाइनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज की है। इसके फेवर में और इसके अगेंस्ट में हमें 5-5 आर्ग्यूमेंट देनी होती हैं, जो हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर रहता है हमारे आर्ग्यूमेंट का। ठीक है, इसके अंदर आप इंट्रो लिख सकते हो, 1-2 लाइन आप स्टार्टिंग में कोप के बारे में लिख सकते हो अगर आपके पास टाइम है। अगर नहीं है तो सीधा जाओ आर्ग्यूमेंट इन फेवर 4-5 पॉइंट लिखो और उसके बाद आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट उसमें 4-5 पॉइंट लिखो। सिंपल सी बात, ये स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो चलो अब बात करते हैं कैसे हम इस चीज को आर्ग्यूमेंट के अंदर यूज करेंगे। देखो, आर्ग्यूमेंट के अंदर यूज करने के लिए हमारे पास इतना सारा मटेरियल नहीं था हमारे इस एडिटोरियल के अंदर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी साइड से चीजों को प्रिपेयर करेंगे आर्ग्यूमेंट के अंदर। हम अपनी साइड चीजों को प्रिपेयर करेंगे आर्ग्यूमेंट के अंदर। देखो, हमें पता है कि कोप 29 हमारा एक हॉट टॉपिक है। अब इसके ऊपर हमारा आर्ग्यूमेंट आ सकता है। हमने खुद से अपना एक टॉपिक प्रिपेयर किया, उसके बारे में हमने पढ़ा और उसके बारे में हमने फिर सोचा कि कैसे हम इसके फेवर में बातें लिख सकते हैं, कैसे हम इसके अगेंस्ट में बातें लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें आर्ग्यूमेंट में हमें 4-5 पॉइंट फेवर में देने होते हैं, 4-5 पॉइंट हमें अगेंस्ट में देने होते हैं। ठीक है, तो एक बैलेंस आर्ग्यूमेंट देना होता है। ठीक है, इंट्रो आपके लिए ऑप्शन होता है। अगर आपके पास टाइम है तो आप थोड़ा सा रेफरेंस दे सकते हो, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सीधा आप लिख सकते हो कि फेवर में आर्ग्यूमेंट और अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अगर बात करें इसी टॉपिक के बारे में, कोप 29 हुई, उससे हमारा क्या टॉपिक निकला कि क्लाइमेट फाइनेंस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज ओनली। ठीक है, अब इसके फेवर में बताओ और अगेंस्ट में बताओ, 5-5 आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब हमने इसके बारे में जब पढ़ा तो हमें पता लगा कि जो हमारे हिस्टोरिकल एमिजन्स हैं वो सारे के सारे हमारे मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज के हैं। मतलब जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ 1800 के आसपास, उस टाइम पे क्या था, जो हमारे डेवलप्ड कंट्रीज थी उन्होंने बहुत ज्यादा एमिजन किया, बहुत सारे फोसिल्स का यूज किया और उससे क्या हुआ, क्लाइमेट को डैमेज हुआ था, जिसकी वजह से हम अभी क्लाइमेट चेंज का सामना कर रहे हैं। तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है डेवलप्ड कंट्रीज की कि वो डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंस करें। ठीक है, तो ये था हमारा फेवर में पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, हमें पता है कि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो है वो हमारी ज्यादा है डेवलप्ड कंट्रीज की एज कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज। इसके अंदर आप एक डेटा भी यूज कर सकते हो, कोई भी सिंपल सा, अगर आपको पता है कि डेवलप्ड कंट्रीज का इतना शेयर है जीडीपी के अंदर। अगर नहीं पता है तो आप ऐसे कुछ बना के मत लिखना। अगर एग्जैक्ट आपको आइडिया है कि इतना शेयर है हमारे एमिजन्स के अंदर भी डेवलप्ड कंट्रीज का और इतना शेयर है हमारा जीडीपी के अंदर डेवलप्ड कंट्रीज का, तो ऐसे आप इसके अंदर एक डेटा यूज कर सकते हो सिंपल सा। ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल कमिटमेंट्स, कि जैसे हमें पता है कि जो हमारे एसडीजी हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, वो भी साइन किए गए हैं डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा। जो हमारी UNFCCC कन्वेंशन है वो सारी भी साइन की गई हैं डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा। तो वो क्या है, उन जो कमिटमेंट्स हैं उनके अंदर लीगली बाइंडिंग गोल्स लिखे हुए हैं जिसको साइन किया गया है डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो उन्होंने कमिटमेंट दी हैं उनको पूरा करें। ठीक है, उसके बाद इक्विटी। अब क्या है, जैसे हमने पढ़ा कि डेवलपिंग कंट्रीज के पावर कम, डेवलपिंग कंट्रीज जो है उनकी पावर कम होती है, बोथ इकोनॉमिकली भी और टेक्नोलॉजिकली भी। ठीक है, तो इसकी वजह से वो क्या है, ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए। ठीक है, तो डेवलप्ड कंट्रीज की को ज्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहिए क्लाइमेट फाइनेंस के अंदर। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, अब वही कि डेवलप्ड कंट्रीज के पास इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी है कि वो उस टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए, तो उन्हें चाहिए कि टेक्नोलॉजी को भी ट्रांसफर करें डेवलपिंग कंट्रीज की साइड। ठीक है, तो ये हमने ऐसे 5 फेवर में आर्गुमेंट दे दिए। अब हमने क्या किया था, जो हमारा टॉपिक था कोप 29 का, उससे हमने एक टॉपिक ड्राइव किया कि कैसे इससे हमारी एक आर्गुमेंट आ सकती है। ठीक है, उस टॉपिक पे हमने 5 फेवरिंग पॉइंट लिखे और 5 हमने फिर अगेंस्ट में पॉइंट लिखे। अगेंस्ट में हमें पता है कि ग्लोबल प्रॉब्लम है हमारी क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज कोई एक कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारे पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है और पूरे वर्ल्ड को एक साथ उसके अंदर स्टेप्स लेने चाहिए ताकि उसको टैकल कर सकें। ठीक है,
तो ऐसे हम क्या है अगेंस्ट में आर्गुमेंट दे दी हमने। उसके बाद राइजिंग एमिटर्स, अब हमें पता है कि जो हमारी इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं लाइक चाइना है, इंडिया है, ये हमारी क्या है मेजरली कंट्रीब्यूट कर रही हैं हमारे एमिशंस के अंदर। सबसे बड़ा एमिटर अब क्या है चाइना है, और इंडिया भी क्या है हमारा बहुत बड़ा एमिटर बन गया है। अगर आपको कोई एग्जैक्ट डेटा पता है, एग्जैक्ट रैंक पता है इंडिया का, तो आप क्या है इन चीजों को इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर भी डाल सकते हो। ओके, अब है आपका फेयर बर्डन शेयरिंग, मतलब जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज हैं तो उनको भी चाहिए कि जितना हिस्सा उनका बनता है, जितना वो शेयर दे सकते हैं, उतना वो अपनी साइड से कंट्रीब्यूट करें, सिर्फ वो सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज पे डिपेंड ना रहें। उसके बाद हमारा डिपेंडेंसी रिस्क, कि हमारा जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं अगर वो सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज पे डिपेंड रहेंगी तो उससे क्या है डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर भी बर्डन बढ़ जाएगा, और क्लाइमेट चेंज को लेकर जो स्टेप है हमारे वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे। ठीक है, अब लिमिटेड रिसोर्सेज, देखो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी भी अपनी क्या है खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, खुद की ड्यूटीज भी हैं अपने सिटीजन्स के लिए भी, उनको भी अपनी डेवलपमेंट करनी है। तो इसलिए चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज को भी कि वो सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज पे डिपेंड ना रहें। ठीक है, तो देखो हमने आज क्या कवर किया, आज हमने सारा एक टॉपिक कवर किया है COP29 का, जिसको हमने ऐसे के फॉर्म में पढ़ा स्टार्टिंग में, उसके बाद उसको हमने रिपोर्ट में कन्वर्ट किया और उससे ही हमने टॉपिक ड्राइव किया जो कि हमारा पूछा जा सकता है आर्गुमेंट के फॉर्म में, और उसके फेवर में हमने 5 पॉइंट लिखे और 5 पॉइंट हमने उसके अगेंस्ट में लिखे। आई होप आपको अच्छे से एक अप्रोच का पता लग गया होगा कि कैसे हमें एक टॉपिक को प्रिपेयर करना है ताकि हम उससे सोच सकें चीजों को। अब क्लाइमेट से रिलेटेड कोई भी आपका टॉपिक आता है ना, क्लाइमेट फाइनेंस का हुआ या फिर क्लाइमेट चेंज का हुआ, या फिर कंपैरिजन आती है आपकी कोई भी कि डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज के कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करो, तो ऐसे क्या है आप इन चीजों को यूज कर सकते हो, इन डेटा को, इन फैक्ट्स को, इस आर्ग्यूमेंट के पॉइंट को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे क्या करना, आपको एक टॉपिक को अप्रोच करना है, और महीने में आपके ना गिन के 5 से 7 टॉपिक आते हैं ऐसे महीने में आपके। अगर आप मैगजीन पढ़ोगे ना कोई भी, तो उसके अंदर आपको बेसिकली 5 से 7 टॉपिक ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपके इंपॉर्टेंट होते हैं तीनों फॉर्मेट के हिसाब से। तो उन 5-7 टॉपिक को हर महीने आप प्रिपेयर कर लोगे ना ऐसे, तो मेरे हिसाब से आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी लास्ट में कुछ अलग से चीजों को देखने की, सिर्फ उन्हीं नोट्स को पढ़ना है और जाके अपना एग्जाम में लिखाओ। ठीक है, उन्हीं टॉपिक्स से आपके सारे जो चीजें वो कवर हो जाएंगी, ऐसे भी कवर हो जाएगा आपका, रिपोर्ट भी कवर हो जाएगी, आर्गुमेंट भी कवर हो जाएगी। ठीक है, तो ये होनी चाहिए आपकी अप्रोच पेपर 2 के लिए। हालांकि डिफरेंट लोगों की अपनी अपनी अप्रोच होती है, सब अपने अपने तरीके से चीज़ों को करते हैं, तो मैंने सिर्फ अपनी अप्रोच डिस्कस की है कि कैसे मैंने चीज़ों को कवर किया था। अगर मैं थोड़ा भी हेल्प कर सकता हूँ आपकी पेपर 2 के रिगार्डिंग, तो मैं बहुत खुश हूँगा उस चीज़ को लेके। आई होप आपको थोड़ी सी हेल्प मिली होगी। तो थैंक यू एवरीवन अच्छे से सुनने के लिए। अगर इम्प्लीमेंट कर सको तो और अच्छी बात है। प्रैक्टिस करते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ इनक्रेडिबल अभिषेक के चैनल पे। आपके लिए जितना हो सकेगा उतनी अपडेट्स लेके आएंगे, जितना हो सकेगा अपनी साइड से हेल्प करने की ट्राई करेंगे आप। ठीक है, तो मिलते हैं फिर बाद में। थैंक यू एवरीवन।